हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और आज कोर डे का जो सेशन है उसका डे 3 में हम लोग आ गए हैं। और दो दिन लगातार हमने पिछले 2 दिन में लगातार हमने बहुत अच्छे से कोर क्या होता है, कोर बनने के क्या फ़ायदे हैं, कोर क्यों बनना चाहिए और कोर कैसे बनते हैं, वो सारी बातों के बारे में जाना। और आज अगेन हमारे पास एक मौका है कि हम लोग अगेन उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और दोस्तों हम लोग आज कोर सेशन के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में हमारे सबसे दमदार, धमाकेदार और धुरंधर लीडर हमारे बीच में मौजूद है, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं और हम सारे लोग उनके फैन भी हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए उनको हम कॉल करते हैं। एक बहुत जोरदार तालियों से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। वेलकम देवेंद्र थैंक जी। यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर। आप सभी का स्वागत है साथियों आज की थर्ड डे कोर मीटिंग में। और 2 दिन से हम लगातार कोर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो हमने कोर के 10 स्टेप देखे थे, जल्दी जल्दी दोबारा से मैं बता देता हूँ। 100% यूजर जो कि मिनिमम 100 बीवी परचेज करता हो, या तो खुद के यूज के लिए या तो रीसेल के लिए, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, इसी पे हम लोग चल रहे हैं। पूरी की पूरी 8 बातों को कवर करेंगे। 10 कॉल करता हो, 3 प्लान देता हो, और टेक प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग। आप प्लान दिखाना आता हो, ट्रेनिंग लेना आता हो, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी, हमेशा टेस्टमनी देने के लिए तैयार रहता हो। अटेंड ऑल फंक्शंस, हमेशा फंक्शंस में जाता हो, मीटिंग सारी की सारी अटेंड करता हो। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे, कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ता हो। टीम प्लेयर हो, टीम प्लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट, हमेशा अपने पास डेमो प्रोडक्ट रखता हो। और कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम। ये सारी की सारी 10 पॉइंट जो हैं वो एक कोर को कंप्लीट कोर बनाते हैं। हम लोग बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आपने एक बार परमानेंट उपाधि ले ली। कोर एक ऐसी चीज है जिसको कि आप कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप लगातार फॉलो करते हैं तो आप कोर बने रहते हैं। तो कल हमने बहुत सारी चीजें, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन और प्लान तक बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे साथियों फॉलो अप के बारे में। फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम जिस भी व्यक्ति को, जिस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ लाना चाहते हैं, तो उसको ना से हाँ तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, यानी हर बंदा हमारे बिजनेस में आने के लिए जो भी उसके सेल्फ छोटे मोटे डाउट रहते हैं, उनको ना से हाँ में कन्वर्ट करने के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जिस तरीके से करते हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो अप का रूप दिया गया है। तो फॉलो अप प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, तो उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप कहते हैं। अगर आप 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ आएगा। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो 50% ही चांस बचते हैं। अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसका एक स्टैटिक्स है कि हमारा फॉलो अप जो है वो कम से कम 24 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए। यदि 24 घंटे में नहीं भी हो पाया तो 48 घंटे में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। यदि 72 घंटे की तरफ आप उसको लेके जाते हैं तो बोला जाता है कि आपको दोबारा से फिर प्लान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्लान की बहुत सारी बातें व्यक्ति भूल चुका होता है। तो इसलिए हम लोगों को 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम फॉलो अप करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉलो अप करने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। प्लान देखने के बाद जो सकारात्मकता निर्माण होती है 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान दीजिए। तो हमेशा 72 घंटे के अंदर अंदर ही फॉलो अप करिए। 48 घंटे से पहले फॉलो अप करना हमेशा आवश्यक है। आप अपने सक्रिय अपलायन को साथ लेके जाएं, जो भी आप जिसके साथ भी जाते हैं उसको लेके जाएं। यदि आप खुद सच के लिए जाएं, सीख जाएं। आप अपने अपलाइन के साथ हों तो कम बोलें,
परिचय कराने के बाद अपनी अपलाइन को बोलने दें, नोट्स लेते रहें, अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह वे अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय तक पहुंचाते हैं। और बहस ना करें, बहस फॉलो अप पर बिल्कुल नहीं चलती। तो ये सब बातों का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और फॉलो अप में अगर हम बात करें तो फॉलो अप कहाँ से चालू हो जाता है? फॉलो अप चालू हो जाता है साथियों हमारा बिजनेस प्लान देखने के बाद। बिजनेस प्लान देखने के तुरंत बाद ही हम लोगों को राउंड द सर्कल करना पड़ता है, वहीं से हमारा फॉलो अप चालू हो जाता है। और क्लोजिंग, बहुत सारी तरीके की क्लोजिंग होती है, बिफोर हमेशा क्लोजिंग, बोलो। आफ्टर क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग। जी सर। तो और आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग यदि हम बात करें तो आफ्टर मीटिंग बहुत सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। और साथियों फॉलो अप एक ऐसी चीज है जहां पर दो पक्षी युद्ध चलता है, मतलब आमने सामने आप होते हैं, और आमने सामने होने से क्या होता है, क्वेश्चन आंसर का जवाब देना पड़ता है। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, फील फेल्ट फाउंड। हमेशा आपने जब भी कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप हमेशा फील करके, फेल्ट करके और फाउंड करके उस व्यक्ति को हमेशा हम लोगों को ये F3 का जो फार्मूला है इसको याद में रख के हमेशा हमको जवाब देने हैं। यानी सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति आपको क्वेश्चन करता है, कुछ भी पूछता है, तो आपको फील करना है कि यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल सही है इस बारे में। लेकिन फेल्ट, फिर बोलिए लेकिन यदि मैंने ये समझा था, जाना था, तो मैंने रियलाइज किया था। और फिर फाउंड करिए कि किस तरीके से आपको क्या रियलाइजेशन हुआ था और किस तरीके से आपने उसका जवाब, आपका उसका जवाब देते हैं। तो फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला बहुत प्रॉपर वे में आप करिए। और साथियों कुछ सवाल होते हैं इस बिजनेस में आने के टाइम, मैं इन सवालों के बारे में एक ही बढ़िया बात बोलता हूँ कि ये जो सवाल हैं, ये सवाल एक इस तरीके से हैं जैसे हाई स्कूल के पेपर में अगर हम लोग बैठे हैं और ये मान लीजिए कि हमारा पेपर जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है, एग्जाम लीक हो चुका है, तो इसका मतलब हम लोग डेफिनेटली पास हो सकते हैं, क्योंकि हमको पहले से पता है कि किन सवालों के जवाब जो हैं वो हमको देने हैं। तो साथियों हमारे बिजनेस में भी आपको करना क्या होता है, हमारे बिजनेस में जिन सवालों के जवाब आपको देने होते हैं वो ऑलरेडी हमको पता होते हैं। तो मैंने अपने चैनल पर भी इन सारे सवालों के जवाब दे के रखे हैं, और प्रगति सूत्र किताब में भी इन सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। हर वक्ता जो सर के चैनल पे आता है वो भी अपने हिसाब से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। एक दो सवालों के जवाब मैं भी आपको दे के दिखाऊंगा, लेकिन ये सारे सवाल वही सवाल हैं जो कि घिसे पिटे सवाल हैं। और जब 2000 में, जब कंपनी 2001 में लॉन्च हुई थी तब भी सेम सवाल पूछे जाते थे, और अभी 21 साल से लगातार कंपनी काम कर रही है तब भी लगभग सेम सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल हैं साथियों, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं दो नहीं बना सकता हूँ, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसे कहाँ से देती है, ये चेन सिस्टम है, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरीके से लोग इस बिजनेस में बात करते हैं। तो बस इनकी ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए हमको इन सवालों के जवाब देने होते हैं। और एक बहुत अच्छा स्टेटिक्स है फॉलोअप के बारे में कि 2% सेल, 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। 2% सेल ही आपके पहले कॉन्टेक्ट पे कन्वर्ट होती हैं। 3%, 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टेक्ट। 3% सेल सेकेंड कॉन्टेक्ट पे मेड हो जाती हैं, यानी कंप्लीट हो सकती हैं। 5% सेल्स आर मेड ऑन थर्ड कॉन्टेक्ट। 5% सेल तीसरे कॉन्टेक्ट पे होती हैं। और साथियों 10% सेल होती हैं जो कि फोर्थ कॉन्टेक्ट पे हो जाती हैं। लेकिन 80% सेल कन्वर्ट होती हैं फिफ्थ टू ट्वेल्थ कॉन्टेक्ट पे। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी 5 से 12वीं बार जब हम किसी को कांटेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को समझाने की कोशिश करते हैं फॉलो अप के बारे में, तब ऐसा होता है। तो साथियों अगर हम कुछ बात करें, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। यदि हम समय की बात करें तो वही फील फेल्ट फॉन्ट का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आपको मुस्कुराना है, एक लंबी सी स्माइल देनी है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय तो आपके पास भी नहीं है। और आजकल ज्यादातर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मेरे पास भी समय नहीं था। तो आप इस तरीके से फील करके और फेल्ट कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको रियलाइज हो रही है ये बात,
आपको ये महसूस करा के उसको बोलना है, और बोलना है कि सर यदि आपके पास आज समय नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं ये फीलिंग पूछना चाहूंगा कि जब समय नहीं होता है तो आपको जरूर बुरा लगता होगा सर, और अपनी गर्दन भी ऐसे हिलाइए, जरूर आपको बुरा लगता होगा। तो वो बोलेंगे यस, हमको भी बुरा लगता है कि समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि सर आजकल आदमी नहीं है, आजकल मशीनें काम कर रही हैं, हम लोग मशीन की तरह हो गए हैं। लेकिन ये जो समय है, मैंने सुना है, मैंने जाना है कि एक इकलौता व्यापार ऐसा है जिस व्यापार में आप पैसे के साथ साथ समय कमाते हैं। यानी इस बिजनेस में समय कमाने के लिए आते हैं और पैसे तो साथ साथ मिलते हैं। तो साथियों, फिर आप उससे पूछिए कि साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय नाम का कांटा हम सबके पैर में चुभा है, क्योंकि समय तो भगवान ने 24 घंटे ही सबको दिए हैं, लेकिन 24 घंटे में से हम 8 से 10 घंटा हम लोग अपना बेच देते हैं कोई नौकरी करने के लिए या कोई काम करने के लिए। बाकी के 8 घंटा हम लोग आराम कर लेते हैं, 2-4 घंटे हम लोग रोजमर्रा की चीजों में अपना निकाल देते हैं, और हमारे पास वर्किंग आवर्स के नाम पर सिर्फ 4 घंटे बचते हैं। और इन 4 घंटों में काफी सारे लोग फेसबुक देखते हैं, काफी सारे लोग व्हाट्सएप देखते हैं, काफी लोग और चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन ये प्रोडक्टिव हार जो 4 हार्स आपके पास है, 4 घंटे आपके पास हैं, यदि आप इन 4 घंटों को प्रॉपर वे में अगर 2-3-4 साल तक मैनेज कर सके हैं, 4 घंटा यदि आपने हमको 4 साल तक लगातार दिया, आपने मैनेज किया, तो इस बीच इस बिजनेस में आपकी टीम बन जाएगी। और टीम बनने से क्या होगा, आपके पास समय आएगा। उनको एक स्टैटिक्स बताइए कि यदि आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपके पास समय नहीं है, लेकिन 10 लोग यदि आपके साथ काम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समय आपके पास बचने लगेगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यदि 100 लोग काम करेंगे और थोड़ा समय बचेगा, 1000 लोग काम करेंगे और समय बचेगा, और 10,000 लोग काम करने लगे डायमंड बनने के बाद, तो आपके पास समय ही समय होगा, बहुत सारा आपके पास समय होगा। और उनको एक चीज और बताइए कि बिजी रहना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। बिजी रहना मतलब क्या है ना, एक तकलीफ का कारण है। और उनको समझाइए कि समय यदि एक ऐसी चीज है कि समय नाम का कांटा हम सबके पैर में चुभा हुआ है। और मैंने समझा है, मैंने जाना है भाई साहब, कि समय नाम का कांटा यदि निकालना है तो कांटा निकालने की टेक्निक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। वो क्या है कि कांटा डालना पड़ता है दूसरा कांटा निकालने के लिए, यानी दूसरा कांटा जब तक हम नहीं डालेंगे पहला वाला नहीं निकलेगा। तो ये जो समय नाम का कांटा हमारे पड़ा है, इसको डालने के लिए आप 1-1 2-2 घंटे का और एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी नई आदतें बनाने में, नई चीजों को करने में, लेकिन इन आदतों को यदि आप बना लेते हैं तो फिर आपके पास आने वाले समय में समय ही समय होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन बातों को करके उनको ये जवाब दे सकते हैं। साथियों, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दो नहीं बना सकता हूँ, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसे कहाँ से देती है, चेन सिस्टम है, इन सारी चीजों के प्रॉपर वे में आपको सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। और बहुत बहुत बार अलग अलग स्टाइल से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाए जा चुके हैं। बस इनको समझने की, सीखने की जरूरत है और इन पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं जरूर मानता हूं कि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रगति सूत्र किताब में जाके पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने अपलाइन के साथ रहते हैं, समय क्वेश्चन आंसर का जवाब देना सीखते हैं, तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो कि आप कर नहीं पाएंगे। आप सिल्वर बनने तक, यानी 10 15 20 25 की टीम बनाने तक, 50 की टीम बनाने तक आप बिल्कुल इस पूरी फॉलोअप की प्रक्रिया में पारंगत हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉलोअप पर किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। तो आप इस बिजनेस में ड्राइवर बनिए, यानी ये सारे पांचों काम जो आपको लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, और आगे हम लोग चल रहे हैं FIM करने पर, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी साथियों। और इसको सीख के ही आप इस बिजनेस में ड्राइवर बन सकते हैं। बोला गया है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। याद रखें, दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है, इसलिए आप उसको याद रखिए, समझिए, सीखिए, जानिए और करने की कोशिश करिए। लेकिन 3 तरीके का संवाद होता है, एक होता है तर्क, दूसरा होता है वितर्क, तीसरा होता है कुतर्क। यानी तर्क के जवाब दिए जा सकते हैं, वितर्क को भी थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग कुतर्क करते हैं। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए करते हैं। कुतर्क वही है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो कुछ सवाल ऐसे हैं दुनिया में जिनके ना कोई जवाब नहीं बने हैं, तो कुतर्क से हमें बचने की जरूरत है। भ्रमित करने के लिए लोग, उनसे डरे नहीं जो जिस तरीके से लोग कुतर्क करते हैं, लेकिन आप प्रॉपर वे में जिस तरीके से फॉलो अप होता है उस तरीके से आप फॉलो अप करिए, सवालों के जवाब दीजिए, प्रॉपर वे में जाइए, वहां पर लोगों से मिलिए
और जब भी मिलिए अपने अचीवमेंट बताइए, अपने अपलाइन के अचीवमेंट बताइए, लोगों के सपने जगाने की कोशिश करिए। और ये सपने जगाने का बिजनेस है, फिर उनके साथ दम लगा के पूरा कराने का बिजनेस है। तो साथियों, हम लोग फॉलोअप के आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देना ऑडियो वीडियो से सीखेंगे, यूट्यूब पे जाके सीखेंगे, या किताब पढ़ के इनको तैयार करेंगे और आप इनको सीख लेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, अगला कदम जो है हमारा वो है FIM। FIM कब होती है? फॉलोअप और FIM में दोनों में अंतर है। फॉलोअप होता है सेल लेने से पहले और FIM होती है सेल लेने के बाद। यानी फॉलोअप तक बंदा हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, यानी वो एसोसिएट नहीं होता। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जब FIM की जाती है तो वो अपने एसोसिएट के साथ की जाती है। तो FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं, उनको जानने और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है FIM। जैसी FIM होगी वैसी ही राय बनेगी सिस्टम और सिस्टम कंपनी और हमें लेकर। तो FIM बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली बार अब वो हमारे साथ आ तो गया, जो हम चाहते थे कि वो बिजनेस कर ले, बिजनेस ज्वाइन कर ले, वो आ तो गया। अब लेकिन प्रॉपर उसको स्टार्टअप किस तरीके से करवाना है, वही एक FIM में हम लोगों को बता सकते हैं। FIM के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तब उसे ऐसा लगता है। यानी बिल्कुल नया एनवायरनमेंट होता है, नए लोग होते हैं, किसी से उसका परिचय नहीं होता, तो इस वजह से बहुत सारे लोग झिझकते हैं। तो ये जो FIM है, ये FIM बहुत बढ़िया उसके लिए एक वेलकम, एक बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकती है। जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही FIM की भी जरूरत होती है। FIM एक तरीके से टीके का काम करती है। इससे पहले कि वो किसी से बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उनके सिस्टम की बारीकियों को समझाएं। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना जरूरी है। तो FIM इसलिए करनी चाहिए। अब FIM में क्या करें, क्या चीजें ऐसी हैं जो FIM में करनी जरूरी हैं? तो आप ध्यान से समझिए। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ ही साथ में ही FIM करने जाएं। जब भी आप FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस का विशेष ध्यान रखें। ड्रेस बहुत प्रॉपर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अपलाइन के साथ जाएं, अपलाइन या आप सक्षम हैं तो अपने किसी टीम के बंदे को लेके जाएं। समय के पाबंद रहें, जब भी आपने टाइम दिया तो समय से पहुंचें। सहज रहें। जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हालचाल पूछें, अपने सीनियर का परिचय कराएं, उनका एडिफिकेशन करें। एडिफिकेशन के बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। FIM में क्या करें? सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस से जुड़ने का कारण पता करें कि किस कारण से उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। यदि उनका प्रॉपर कोई कारण ना आ पाए तो अपना और अपने अपलाइन का कारण जरूर बताइए, जिससे कि वो भी अपना कारण खोजने में उनको मदद मिलती है। कंपनी के बारे में बताएं कि हमारी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, किस 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 तरीके से आगे बढ़ रही है, कब कब चालू हुई थी, पूरी बातें बताएं। सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें। लिस्ट, प्लान, ट्रेनिंग, बुक्स, इनके बारे में थोड़ा सा बात करें। QSE प्रमोट करें कि QSE क्या होता है, उसके बारे में लोगों को बताएं। उनकी हॉट लिस्ट के नाम तुरंत लिखवा लें, कुछ 10-20 लोगों के नाम जरूर लिखवाएं किस किस को वो जानते हैं। और मैन का फार्मूला जरूर बता दें लिस्ट में। तो M फॉर मनी होना चाहिए थोड़ा सा उनके पास, A फॉर अथॉरिटी होनी चाहिए, N फॉर नीड होना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों की लिस्टिंग करवा लें, उनको स्टार्स लगवा दें। और टूल्स का प्रमोशन करें कि किस तरीके से आपके पास क्या क्या टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप ये सब कर सकते हैं। और यदि कोई लेटेस्ट फंक्शन है, यदि कोई बहुत बड़ा कुछ सिस्टम के द्वारा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ वीडियो है, तो आप एक दो वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं, जिससे कि उनको सिस्टम की पिक्चर कुछ नजर आए। और साथियों, जरूर FIM करते समय नरसी ग्रेवाल सर का चैनल भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, हो सके तो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। यानी मतलब आप उनको बता दीजिए कि हमारे सिस्टम से लगातार अटैच रहने पर और एजुकेशन लेने पर उनको किस तरीके से यहाँ फायदा हो सकता है, ये सब FIM पर आप क्लियर कर दीजिए। तो FIM के बाद यदि हम कुछ बात करें तो इस बिजनेस में एक काम और है जो कि हिडन तरीके से हम सबको करना होता है, और वो है पेशेंस, धैर्य। ये एक इतना इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको आगे आने वाली स्लाइडों में समझ में आएगा। अगर आप किसी झील के किनारे पर बैठकर मछली पकड़ना चाहते हैं तो आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो इस बिजनेस में भी हम लोगों को धैर्य की, बार बार हमारे धैर्य की परीक्षा होती है।
बार बार हमको ये समझना पड़ता है कि इस बिजनेस में कई बार आप काम कर रहे होते हैं, एक्शन ले रहे होते हैं और आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होते। तो मैंने सुना था कि धैर्य की परिभाषा वो नहीं है कि आप आराम से बैठे रहें। धैर्य की परिभाषा ये है कि जब भी रिजल्ट ना आ रहे हो तब भी आप उन सेम एक्शंस को दोहरा पाएं, प्लान, फॉलो अप, लिस्ट, ये सब आप कर पाएं। ये रिजल्ट ना आ रहे हो तब भी आप करें, इसका मतलब आप धैर्यवान व्यक्ति हैं। तो बैठे बैठे तो कोई भी धैर्य रख लेगा, लेकिन एक्शन लेते लेते इस बिजनेस में धैर्य रखना है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं, इसी वजह से वो असफल रह जाते हैं साथियों। तो इसलिए हम लोगों को इस बात में ध्यान देना है कि लास्ट टाइम पर कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि हमारे साथ कुछ होने वाला हो और तभी हम इसमें से अपने आप को हटा लें या अपना धैर्य खो दें। धैर्य क्यों जरूरी है इस बात को भी समझते हैं। हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा हैं, इसलिए हमको धैर्य रखना जरूरी है। क्योंकि प्रकृति में आपने देखा कि बीज डालेंगे 9 महीने का टाइम लगेगा, और बीज डालेंगे आपको एक सीजन का टाइम लगेगा, यानी 4 महीने का टाइम लगेगा। आपको कोई भी चीज करनी हो, एक एक पर्टिकुलर समय जो होता है वो आपको जरूर देना होता है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। प्रकृति के नियम भी हैं कि बच्चा एक ही दिन में बड़ा नहीं होता, ग्रो नहीं होता, धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी चाहे कि मैं बच्चे को खींच खींच के बड़ा करूं, यानी पति पत्नी लगे रहें, तो ऐसे बड़ा नहीं हो सकता। वो अपने एक टाइम पर बड़ा होता है। प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती आपको। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन हम समय पर ही काट सकते हैं, क्योंकि जब समय आएगा तभी आप उन चीजों का फायदा ले सकते हैं साथियों। इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, जैसे बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। तो इसलिए आपको धैर्य रखना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है, कार्य करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना है, उतावले नहीं होना है। इस बात को बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने धैर्य रखा, और सिल्वर और गोल्ड बनने में उनको कई साल लग गए, लेकिन डायमंड बनने में 1-2 साल में ही उन्होंने डायमंड बन के दिखा दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। और हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, जो मैं आपको बता रहा था अभी। 2-4 की टीम बनाने में महीनों का समय लग गया, और उन लोगों ने धैर्य न रखा होता तो आज वो लाखों की टीम के मालिक ना होते। जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना है, एक मास मेलो टेस्ट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि 1960 में वॉल्टर मिसल ने एक कक्षा के 100 बच्चों के ऊपर एक टेस्ट किया। उन्होंने 100 बच्चों को एक जगह बुलाकर उन्हें एक एक मास मेलो दिया, और उनको कहा कि आपको ये मार्शमैलो अगले 15 मिनट तक खाना नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टॉफी या कुछ अन्य खाने पीने की चीजें और मिलेंगी। 15 मिनट के दौरान उनमें से 7 बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया, और 82 बच्चों ने मार्शमैलो खाया नहीं, लेकिन उसके बारे में बात करते रहे कि तुम्हारा मार्शमैलो कितना सफेद है, ये कितना बड़ा है। लेकिन इनमें से 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वॉल्टर मिसल की बात सुनी और मार्स मेलो को एक साइड में रख दिया और काम में लग गए। फिर जिन 7 बच्चों ने अपना मार्स मेलो खा लिया था उन्हें कोई इनाम नहीं मिला, और बाकी बच्चों को कैंडी और चॉकलेट दे दी गई। बाद में 30 साल बाद इन्हीं बच्चों को फिर से देखा गया कि अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि इन 7 बच्चों ने तुरंत मार्स मेलो जो खा लिया था वे या तो चोरी कर रहे थे या भीख मांग रहे थे, और जिन 11 बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया था वो अपने जीवन में सफल और सुखी थे साथियों। तो धैर्य रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। धैर्य रखना हमको सीखना चाहिए। और धैर्य के बारे में मैं जरूर बोलूंगा, हमारी भी धैर्य रखने की कैपेसिटी कई बार खत्म होती है, टूटने लगती है। लेकिन जब आप बुक्स का सहारा लेते हैं, आप प्लान के साथ रहते हैं, सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, सिस्टम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो धैर्य रखने के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम एक नई जोड़ी जूते लेकर आते हैं तो कई बार हमारे पैरों में सही फिट नहीं बैठ बैठ रहे होते वो, तो लगता है कि पुराने वाले जितने आरामदायक थे उतने नहीं है ये। लेकिन जब हम उन्हीं जूतों को कुछ दिन तक पहनते रहते हैं तो वो भी आरामदायक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आ रहा हो जितना कि आपको पुराने काम में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानेंगे आपको आनंद आने लगेगा। इसलिए हमारा धैर्य रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते
तो आप सफल भी नहीं हो सकते साथियों। तो इस बात के लिए बोला भी जाता है कि पेशेंस एक बहुत ही जरूरी चीज है, और हमारे पाथ में बताया भी जाता है, पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी, ये सब बताया जाता है। और इसको बोलते हैं कि सक्सेस एटीट्यूड बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ये काम तो पहले ही करके छोड़ चुके हैं, आपको खुद पर शक हो सकता है, मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूँ, इस तरीके से आपको भ्रम हो सकता है। तो उस समय आपको उन्हें एक ही बात बोलनी है, आपने एक ही गलती की थी कि छोड़ दिया। अगर आप भी कर रहे होते तो आप हमारे ग्रेट अपलाइन की तरह सफल हो सकते थे। आपको अपने अप्लायंस के बारे में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और दूसरों से ज्यादा फॉलो अप साथियों इस बिजनेस में अपना खुद का करना होता है हमको। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये फॉलो अप करने का बिजनेस है, लोगों को समझाने का बिजनेस है, लेकिन मेरी खुद की राय ये है कि ये दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद को समझाने का, बार बार खुद का फॉलो अप करने का, हर बार जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इस बिजनेस में टूट रहे हैं, तब आपको फॉलो अप करने की जरूरत है। और साथियों बोला जाता है कि जिसने सफलता की चाह रख ली, जिसने सफलता को चाह लिया या सफल होना चाहता है, उसको टूटने और रूठने का हक नहीं होता है साथियों। वो ना तो टूट सकता है ना तो रूठ सकता है। तो इसलिए धैर्य रखिए। एक अच्छा टीम प्लेयर क्या होता है, अगला पॉइंट यदि हम देखें 8 स्टेप का, तो एक टीम प्लेयर के बारे में यदि हम बात करें, तो एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है उसके अपने अच्छे तरीके से बनाए गए रिश्ते। बोला भी जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली बिजनेस जहां पर की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा काम करती है। यानी ये रिलेशंस बनाने का बिजनेस है, रिलेशंस को बहुत डेवलप करने का बिजनेस है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करने का बिजनेस है। तो दूसरों के साथ व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए, कुछ बातें हम लोग समझते हैं। वर्क इन टीम वर्क, टीम वर्क में किस तरीके से काम करना है, अगर उसकी भी हम बात करें तो आगे से बहुत सारी चीजें टीम वर्क के बारे में और व्यवहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में कि किस तरीके से दो दो जो डॉगी हैं एक दूसरे के साथ बंधे हैं, लेकिन वो इतनी डोरी बड़ी नहीं है उनकी कि वो इधर से उधर जा सकें और ये दोनों चीजों को खा सकें। लेकिन वो बहुत मिलके जब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए, तो दोनों एक तरफ का, दोबारा में दूसरे तरफ का, यानी यूनिटी के साथ टीम वर्क में कुछ भी किया जा सकता है। और बोला जाता है कि माँ की ममता और टीम की क्षमता आप नाप ही नहीं सकते। तो रिश्ते आपके काम करने की जगह पर किस तरीके से होने चाहिए, कुछ कुछ बात समझते हैं। शुरुआती दौर में आपकी नेटवर्क की गतिविधि जैसे पार्ट टाइम शुरू किया जाता है, तब ये बहुत मायने रखता है कि आपके संबंध आपके कार्यालय में कैसे हैं, आपके लोगों के साथ कैसे हैं। तो नेटवर्क में आपके रिश्ते जब आप स्पॉन्सर की जगह हो तो कैसे होने चाहिए। कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट ना करें, यानी आप जिसके भी पास गए हैं उससे गिड़गिड़ाएं नहीं, और ये बात ना करें कि आप आ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बिना होगा नहीं, इस तरीके से बात ना करें। ये मत कहिए कि आपको बगैर कुछ किए बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि ये एक अच्छे भले किसी भी करने वाले आदमी को बैसाखी पकड़ाने वाली बात होगी कि हमने उसको बैसाखी पकड़ा दी, उसको कुछ करने ही नहीं दिया। और ये बिजनेस एक्चुअली एक्शंस का बिजनेस है, ये बिजनेस करने का बिजनेस है, करके खाने का बिजनेस है। मैं काम करूंगा आप पैसे कमाएंगे ऐसा कहना भी सरासर गलत है। झूठे वादे ना करें किसी के साथ भी। कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है, ये भी कभी ना करें। किसी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना थोपें, यानी कोई भी किसी तरीके से उसको फोर्स ना करें कि कोई भी जरूरी चीज है या कुछ करना ही पड़ेगा करके ऐसे ना बोलें। किसी की सेल का पैसा ना लगाएं, आप खुद परचेज ना करें, यानी उनको खुद सेल्फ से अपनी इच्छा से इस बिजनेस में आने दें। सीधी सीधी बात करें और ज्यादा अपनी जरूरत ना दिखाएं कि आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये आप स्पॉन्सर की जगह हो तो ये सब बातें आपके रिश्ते बनाने में काम करती हैं। जब आप अपलाइन की जगह हो, अपलाइन को याद रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपलाइन की तरफ झुका हुआ है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ये इसलिए आप अपलाइन को कुछ शक्तियों का ध्यान रखना है। किस किस शक्तियों का? शक्ति सूचना की, शक्ति सिफारिश की, शक्ति दोहराने की, शक्ति टीम की, शक्ति साथ रहने की, शक्ति आत्मविश्वास की, शक्ति अच्छे माहौल की, शक्ति अच्छी लीडरशिप की, सही आदतों की, ट्रेनिंग की, प्रमोट करने की। तो ये सब अपलाइन के काम है, क्योंकि इन सब बातों से कई बातें ऐसी हैं,
इन बातों से, छोटी छोटी बातों से हमारे रिश्तों में गड़बड़ होती है। तो इन बातों को बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप डाउनलाइन की जगह हो, अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है, तो आप सही रास्ते पे हैं। यानी आपकी अपलाइन के मुंह पर हमेशा आपका नाम रहता है, आपके आपसे वो सलाह लेके काम करते हैं, पूछते हैं। अगर आप ये सब सही रास्ते पर आप जा रहे हैं, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। आप अपने अपलाइन द्वारा मिलने वाली सीख का सम्मान करें, जो भी वो आपको समझाएं उसका सम्मान करें। नियमित परामर्श करें, काउंसलिंग करें उनके साथ। हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए, कोई बहाना ना बनाएं, झूठ ना बोलें उनके साथ। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, टीचेबल रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला भी जाता है कि पहला एफ, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रीडम हो, उसमें सबसे पहला एस है कि आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो फिटनेस का ध्यान रखें। हंसना सीखिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप बैठिए, और किसी चीज की टीका टिप्पणी से दूर रहिए। तो ये सब बातें हम लोगों को धैर्य के लिए ध्यान रखनी होंगी। और जब आप क्रॉस लाइन की जगह हो, क्रॉस लाइन यानी हमारे अपलाइन की लेफ्ट और राइट, जब हम अपलाइन के लेफ्ट और राइट होते हैं, तो दूसरी टीम जो होती है वो हमारी क्रॉस लाइन, यानी किस तरीके से हमारी दूसरी टीम, ब्रदर लाइन आप उसको बोल सकते हैं। तो क्रॉस लाइन बिजनेस का वो हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और घाटे भी। क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होते हैं, वो आप समझ सकते हैं। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल है। चाहिए एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, और तुरंत चलो फिर मिलते हैं, हेलो हाय और बाय। बस इतना आपको मुलाकात रखनी चाहिए क्रॉस लाइन से। क्योंकि बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन, जो कि दूसरी टीम के लोगों से बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं अपने अपलाइन के द्वारा या अपनी डाउनलाइन के द्वारा, तो उनमें नेगेटिव होने के, नेगेटिविटी आने के, इधर उधर की बातें आने के, इधर उधर की चीजों को बहुत ज्यादा आने के उनके दिमाग में मतलब चांस रहते हैं। और कई बार तो लोग इतनी गलती करते हैं कि अपनी क्रॉस लाइन से अपना बिजनेस डिस्कस करते हैं। और इस बिजनेस में बोला जाता है कि कभी भी क्रॉस लाइन के साथ अपना बिजनेस डिस्कस मत करिए। अपना बिजनेस डिस्कस करिए अपने अपलाइन के साथ, और डाउनलाइन की बिजनेस को आप उनको समझाने की कोशिश करिए, और अपने अपलाइन की उनको समझाने में मदद दीजिए। एडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। एडिफिकेशन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति आप जिसको भी ला रहे हैं, उसका एडिफाई करना यानी एडिफिकेशन करना, उसके बारे में एक तस्वीर बना देता है। जिस तस्वीर से आप अपने अपलाइन को दिखाना चाहते हैं, वही तस्वीर से लोग देखेंगे, यदि आप प्रॉपर वे में उसका एडिफिकेशन करेंगे। अगर आप दमदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे कैसे करें। एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जरूरी आप थोपी हुई चीजों को कर रहे हैं। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहें, उसकी बात को कभी भी काटना नहीं है। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपलाइन के बारे में यदि कोई और भी कुछ भी बोल रहा है, तो वहां से आप या तो हट जाइए, या उनको आप मना करिए कि इस तरीके की बातों को आप मत करिए। अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है, तो उसका स्पष्टीकरण अपलाइन से मांगे और किसी से नहीं। यानी जिसके द्वारा कुछ भी आपको कुछ गलत लग रहा है, तो उनसे एक बार बोल दें, जिससे उनको एहसास हो कि आपको किस तरीके से फीलिंग आ रही है। यदि उसमें कुछ समझाने लायक होगा तो वो आपको समझाएंगे, और यदि कुछ होगा कि उनको सही करना होगा आपके प्रति, तो वो तुरंत उसको सही करेंगे। आपकी सम्मान की भावना हमेशा अपने अपलाइन के लिए दिखनी चाहिए। आपके व्यवहार से ये साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं है, बल्कि उस सीख की है जो आपने अपनी अपलाइन से मिली है। तो साथियों, ये ग्रेटिट्यूड रखना, और ग्रेटिट्यूड जब हम अपलाइन के प्रति रखते हैं, तो हमारा एडिफिकेशन हमेशा रहेगा ही रहेगा। बोला जाता है ग्रेटिट्यूड का मतलब है, यदि आप किसी के प्रति समर्पित हैं, तो पूरा संपूर्ण विद्रोह खत्म हो जाता है आपके अंदर का, तब आप किसी के प्रति समर्पित हो पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 5% विद्रोह रहेगा और 95% आप समर्पित रहेंगे। ग्रेटिट्यूड का मतलब है 100% आपके अंदर का विद्रोह खत्म हो जाए, तब आप किसी के प्रति समर्पित हो सकते हैं। और जब आप समर्पित हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उनको एडिफाई कर सकते हैं, और भूल कर भी कभी अपने अप्लायंस सिस्टम और कंपनी की बुराई हमको कभी भी नीचे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम गलती से ऐसा कर रहे हैं, तो हम वो कालिदास की तरह हैं
कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को खुद ही काटने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला जाता है कि वो कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मार वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, वो कुल्हाड़ी पे पैर मार लेता है जो व्यक्ति इस तरीके के काम करता है। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें? जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में ही किसी अपलाइन और अपलाइन से संपर्क करें। नियमित रिपोर्टिंग करते रहें। अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है, मतलब सही कारण की तलाश करें। यदि आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में मतलब इम्पोर्टेंट मतलब ध्यान नहीं दे रही तो सही कारण की तलाश करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर करें, यानी इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर करें। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार होगी। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा जाती है। ये पाठ है कि आप अपने डाउनलाइन के साथ इस तरीके से पेश मत आना जैसे मैं आपसे आ रहा हूँ। मैं ये बात बहुत दिनों से समझ चुका था, क्योंकि कई अपलाइनों के साथ मेरे को रहने का मौका मिला जिनमें कि कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो कि डुप्लीकेबल नहीं थी। तो मैंने ये समझा कि काफी सारे अपलाइन, यानी आपके नेटवर्क में आपके पास 2-3 तरीके के लोग आएंगे जो कि पहले होंगे आपको ये सिखाएंगे कि ऐसा बिल्कुल मत करना, और दूसरे टाइप के लोग होंगे जो कि आपको ये सिखाएंगे कि ऐसा ही करना। तो ये बात आपको खुद को समझनी है कि किससे हमको क्या सीखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। डाउनलाइन का एडिफिकेशन, हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा करिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजिए। याद कीजिए कि जब उनकी स्थिति में आप थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। और इस बिजनेस में एडिफिकेशन का एक रूल भी है कि यदि डाउनलाइन आपको बहुत फूल मालाओं से और इन सब चीजों से सम्मानित कर रही है और आपको एडिफाई कर रही है, तो आपका बदला भी यही होता है कि आप भी उनका दूना एडिफिकेशन, यानी दूने तरीके से सम्मान करके, उनके बारे में अच्छी बातें करके उनके एडिफिकेशन को तुरंत के तुरंत उतारें। यानी इस बिजनेस में एडिफिकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसको कि कभी भी रखना नहीं है अपने पास, तुरंत आपको उसको उतारने की कोशिश करनी है। यानी रिवर्स में जितना सम्मान, जितना मान, जितना एडिफिकेशन आपका हो रहा है, उस एडिफिकेशन को आपको उतना लौटाना भी है। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए। अगर किसी गलती हुई बात को सुधारना हो, खलती हुई बात को सुधारना हो, तो उसे अकेले में, डाउनलाइन के साथ अकेले में बैठकर कीजिए, ना कि बड़ी महफिल में। कभी भी किसी को, अगर आपको थोड़ा बहुत सुधारना है, कुछ बोलना है, तो कभी भी एकांत में बात करिए। सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल किया जाता है। अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तरफ जरूर करें, यानी प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनका भी एडिफिकेशन आप कर दें। डाउनलाइन का एडिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाइए। तो ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। नेटवर्किंग नॉट वर्किंग, इसमें आप थोड़ा सा अंतर देखिए कि मुझे क्या करना है और लोग क्या करते हैं। क्या मेरे पास अभी भी वो कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था? अपने आप से पूछते रहिए। और लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है जिसके चलते वो नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। क्या मेरे पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, यानी लिस्ट है कि नहीं? पर्याप्त कारण के अभाव में वो लिस्ट बनाते ही नहीं है, जो वर्किंग नहीं करते, उनके पास लिस्ट नहीं होती। क्या मेरी निमंत्रण प्रक्रिया सही है? मैं अच्छा इनवाइट करता हूँ? वे निमंत्रण के सफल तरीके नहीं जानते, उनमें उत्साह की कमी रहती है। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है? वे अपने गेस्ट का निरादर करते हैं और ज्यादातर प्लान अनुपस्थित रहते हैं, प्लान में नहीं आते। क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूँ या फिर अपलाइन के साथ? उनका स्वयं में ही रहता है, इसलिए वे सिस्टम को भी फॉलो नहीं करते और अपनी मर्जी से फॉलो अप पर जाते हैं। आगे देखते हैं। क्या मैं लोगों के सेल को खुद से बेचता हूँ? उनके पास ये सब करने का समय नहीं होता है, जो लोग नहीं करते। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? वे खुद नहीं सीखते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? अगर कुछ सिखाते भी हैं तो गलत या नेगेटिव सिखा देते हैं। मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है? मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ या उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखती है? क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो बढ़ती हुई राशि में है और उन्हें चेक हाई नहीं मिलते, कभी बढ़ते हुए नहीं मिलते?
तो इस तरीके से साथियों हम लोग इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आज हम लोग अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। कल फाइनल, कल भले ही थोड़ा सा ज्यादा भी वक्त लेंगे, लेकिन कल 4th डे में इस पूरी की पूरी कोर्स सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता थैंक यू हूँ सर। देवेंद्र जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। हम सारे के सारे कोर्स सेशन लेने में इतने मंत्रमुग्ध थे, पता ही नहीं चला कैसे टाइम हो गया। 7:15 हो गए हैं और आज सेशन को हम यहीं पे समापन करेंगे।